Yes. I hope you can see the screen. Okay. Just read the question. Yes, the gravitational force between the two bodies is F. Okay. If the mass of each body is doubled and the distance between them is halved, then the force between them will be. Okay. तो देखो ठीक से यहाँ पे what is given here is the force, we know that it is directly proportional to the product of masses and it is inversely proportional to the square of distance between them. अभी वो क्या बोल रहे हैं कि masses are doubled, तो ये मास जो है वो डबल हो गया, ये मास भी डबल हो गया, ठीक है, और रेडियस जो है तो वो आधा हो गया, आधा। तो अभी इसकी वजह से क्या होगा, देखो एक सिंपल सा लॉजिक इसमें समझो कि जब भी कोई क्वांटिटी अगर मतलब ये सपोज एफ जो है फोर्स जो है वो अगर m1 के साथ प्रोपोर्शन में होता है और अगर ये मास अगर डबल हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स भी डबल हो जाएगा। ओके, अब ये सेकेंड वाला मास भी डबल हो रहा है तो फोर्स का क्या होगा, यहाँ पे m2 जो है वो डबल हो रहा है तो ये f का क्या होगा, फिर उस डबल का भी डबल हो जाएगा, राइट। अभी डबल का डबल मतलब क्या हो गया, वो 2 into 2 मतलब 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो दोनों मासेस डबल होने की वजह से फोर्स जो है वो ऑलरेडी 4 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। अभी रेडियस के ऊपर वो इनवर्सली डिपेंड करता है, अगर फोर्स जो है वो फोर्स इनवर्सली डिपेंड ऑन ओनली रेडियस भी अगर होता तो भी रेडियस अगर आधा होता था, ठीक है, आधा, तो उसकी वजह से फोर्स क्या होना था, डबल होना चाहिए था, बराबर। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक अगर घटता है तो दूसरा बढ़ता है कि नहीं। तो इसलिए अगर रेडियस आधा होगा तो फोर्स डबल हो जाएगा, ठीक है। अभी लेकिन अब यहाँ पे इसमें क्या है ना कि रेडियस स्क्वायर के साथ वो प्रोपोर्शन में है, स्क्वायर के साथ। तो अगर रेडियस आधा होगा अभी ऐसे केस में तो उसका स्क्वायर क्या होगा, तो रेडियस आधा होने की वजह से उसका स्क्वायर जो है वो 1/4 हो जाएगा, 1/4। और अगर डिनोमिनेटर 1/4 हो गया तो उसकी वजह से ये जो रेशियो जो है वो रेशियो का क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सोचो ठीक से। तो इसका मतलब सीधी बात ये है कि मासेस डबल होने की वजह से फोर्स 4 टाइम्स हो रहा है ऑलरेडी, और अभी रेडियस के आधा होने की वजह से उसका स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे फोर्स फिर से 4 टाइम्स हो रहा है। तो ये फोर्स जो है वो 4 टाइम्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स का 4 टाइम्स मतलब कितना हो गया, वो 16 टाइम्स हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हमको 4 into 2 into 2 करना होगा जो कि 16 टाइम्स हो गया। तो 16 टाइम्स F will actually be the final value of the force। सर ये मुझे नहीं समझा, ओके ठीक है। देखो सिंपल सी बात पहले मुझे बताओ कि अच्छा ये तो समझा ना पहला, ये हाँ ये समझा समझा। हाँ ओके। अभी देखो अगर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है, मतलब अगर कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना होता है, राइट, बराबर है। अगर मतलब जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा है प्रोपोर्शनलिटी में कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, का मतलब क्या होता है, y मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू अपॉन x, राइट। तो इसमें x को अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा x इंटू वाई इज गोइंग टू बी k, करेक्ट है। तो इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ y एंड x इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ओके। अभी व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ दिस y एंड x कैन बी कांस्टेंट, तो उसके अंदर अगर x अगर घटता है तो y को बढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है ना, इसलिए। जैसे अगर समझो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है मतलब x इंटू वाई अगर 100 है, ठीक है, और वो नंबर्स जो है वो सपोज ऐसे है 10 इंटू 10 और वो 100 है। तो अगर एक नंबर को मैंने अगर सपोज 5 कर दिया मतलब आधा कर दिया तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा, मतलब डबल होना पड़ेगा कि नहीं, डबल। तो एक एक अगर आधा होगा तो दूसरा डबल हो जाएगा। अगर एक को मैं
सपोज 4 टाइम्स करता हूँ, या चलो मान लो ये इसी इसी में मान लो, चलो ठीक है, 5 इंटू 20 कितना है, 100 है, ठीक है। अभी मान लो इस 20 को 1/4 करता हूँ, 1/4, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो 5 बनेगा। तो जरूर दूसरे को मुझे 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट कांस्टेंट रह सकता है। तो इसको अगर 4 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, 5 4 जा 20, तो फिर से प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाएगा। देखो मतलब कोई भी दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर एक आधा होगा तो दूसरा डबल हो जाएगा, अगर एक 1/3 होगा तो दूसरा ट्रिपल हो जाएगा, अगर एक ट्रिपल होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1/3 हो जाएगा। मतलब ये उल्टा होता है, उल्टा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर देखो तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r। तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होने में अगर सपोज r जो है वो अगर डबल होता है तो फोर्स का क्या होने वाला है, बताओ। आधा हो जाएगा सर। हाँ क्या, नहीं नहीं, डबल होता है, हाँ 1/2 हो जाएगा। हाँ 1/2 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट है, ये समझा ठीक से। यस सर। हाँ सर। ओके, तो अभी मुझे बताओ अगर रेडियस r जो है वो r ही अगर 1/2 टाइम्स हो गया तो फोर्स 1 हो जाएगा। वो डबल हो जाएगा अभी। 2। हाँ ओके, अभी अगर ये रेडियस जो है मतलब r जो है वो अगर 1/4 हो गया तो तो फोर्स का 4 क्या होगा, 4 टाइम्स हो 4 हो जाएगा। जाएगा। मतलब उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ ठीक, सर। ये बात अभी समझ के लो। अभी यस सर। अभी ये समझो कि अगर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, स्क्वायर, हाँ, सो ओनली r नहीं, स्क्वायर। तो अभी उस हाँ केस में क्या होगा, देखो कि r अगर डबल हाफ हो जाता है, r अगर हाफ हो जाता है, r स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1/4। करेक्ट, 1/4 टाइम्स होगा कि नहीं। तो अगर r का वैल्यू आधा हो गया तो r स्क्वायर का वैल्यू 1/4 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे r स्क्वायर ही तो है ना फिर, और उन्होंने क्या बोला है कि द डिस्टेंस इज हाफ। तो डिस्टेंस हाफ होने की वजह से ये r स्क्वायर जो है वो एक्चुअली 1/4 टाइम्स होने वाला है। तो अगर डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है वो अगर 1/4 हो गया तो फोर्स का क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस r स्क्वायर के 1/4 होने की वजह से ये फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। बट ये भूलो मत कि ऑलरेडी ये मासेस डबल होने की वजह से फोर्स ऑलरेडी 4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। और अभी यहाँ पे नीचे r स्क्वायर भी होने वाला है, r स्क्वायर, और उस r को भी हमने क्या किया, आधा किया है। तो r को आधा करने की वजह से r स्क्वायर एक्चुअली 1/4 होने वाला है, r स्क्वायर जो है 1/4 होने वाला है। और r स्क्वायर के 1/4 होने की वजह से ये फोर्स जो है वो 4 टाइम्स होने वाला है। बट ऑलरेडी मासेस की वजह से वो 4 टाइम्स हो ही रहा है, और इस रेडियस स्क्वायर की वजह से उस 4 टाइम्स का भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब वो कितना टाइम्स हो जाएगा एक्चुअली, 16 टाइम्स। अभी आया समझ में ठीक से। हाँ सर। ओके चलो ठीक है। सो ओरली वी हैव सॉल्व्ड इट एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड इट एट इट हैज 16 टाइम्स ऑफ f। तो आंसर क्या होना चाहिए, 16f, because already the force was f. Okay, so it will become 16 times, means 16 times of the original value actually. That means it will be 16f. Let us choose the correct option then. Yes, we can just say that third option will be actually the correct one. Okay. Yes. So let us see the next question. Yes. Similar question again. See here. Just read the question carefully. The two planets have radii r1 and 2r1, and the densities are d1 and 4d1 respectively. Then the ratio of their accelerations due to gravity is, okay. So देखो, there are two planets. Suppose ये first planet and this is the second planet. Okay, this first planet has its radius r1, we can say,
and the second planet is going to be having the radius r2 here. Okay, and it is already given that this r2 मतलब ये जो second planet का जो radius है r2 वो actually 2 times of r1 ये दिया हुआ है. ठीक है, और डेंसिटीज के बारे में भी बोला हुआ है कि ये फर्स्ट वाले का जो डेंसिटी है वो है d1 और ये सेकेंड वाले का डेंसिटी अगर हमने मान लिया d2 तो उसके बारे में भी दिया हुआ है कि उसका जो डेंसिटी है वो 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, मतलब d2 इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स ऑफ d1, ये भी दे रखा है. और हमको अभी कंपेयर क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो मतलब यहाँ पे अगर हमने मान लिया उसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मान लेते हैं g2 है, तो व्हाट वी वांट टू फाइंड इट आउट इज g1 अपॉन g2. ओके, तो g1 अपॉन g2 ये हमको ढूंढ के निकालना है यूजिंग दिस कंडीशन. ओके, सो लेट अस ट्राई इट ऑन द बोर्ड. यस, सो g1 अपॉन g2 कैसे ढूंढ के निकालेंगे. सबसे पहले मुझे बताओ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला क्या है. उन्नति बताओ, what is the formula for acceleration due to gravity on the surface gm of by any... r square. Yes, gm by r square. correct, gm upon capital R square, where capital R is the radius of that planet. correct है. सरफेस पे अगर हमको ग्रेविटी चाहिए तो रेडियस ही लेना पड़ेगा कि नहीं, जरूर. चलो ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर मास एक्सप्रेस किया हुआ है, बट मास के बारे में हमको कुछ भी बताया नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं. So let us try to express this mass in terms of density. Do you know any relationship between density and mass? कौन बताएगा? What is the relationship between mass and density? Density का फॉर्मूला क्या है? Density is defined as, अरे जल्दी बोलो. डेंसिटी होता ही क्या है, डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. याद रखो, नहीं तो लिख के लो. ठीक है, डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी. ये हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है, 9th स्टैंडर्ड में भी देखा है, याद रखो ठीक से. तो मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. तो इस केस में फिर मास को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर वॉल्यूम को ये साइड में भेज दो तो मास बनेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है कि नहीं. तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. बट डू यू नो एनी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. यस, एनीबॉडी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो तो स्फीयर के फॉर्म में ही होते हैं ना, स्फेरिकल फॉर्म में ही होते हैं. तो बताओ जल्दी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. अच्छा देखो, याद रखो ठीक से कि 4/3 pi r cube. नहीं, वेरी गुड, दैट The इज 4 by 3 pi r square. 4 by Cube. 3 pi r square. हाँ, 4 by 3 pi r 4/3 square. pi r square Cube. cube. Okay, याद रखो. So this will be the mass of the planet, which is going to be volume into this density is kept as it is. तो ये हमको एक्सप्रेस करना है. अभी ये जो वैल्यू है मास का वो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं, देखो इस इक्वेशन के अंदर. तो हमको ग्रेविटी का और एक फॉर्मूला मिलेगा. देखो ग्रेविटी विल एक्चुअली बी इक्वल टू g इंटू m के बदले ये पूरा डाल दो तो वो आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब इंटू d अपॉन यस r स्क्वायर. करेक्ट है, ये हमको मिल गया. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, r स्क्वायर विल जस्ट गेट कैंसल्ड एंड व्हाट विल बी लेफ्ट विथ इज g इज इक्वल टू 4/3 पाई r d. ओके, ये फॉर्मूला हमको मिल रहा है. ठीक है, अभी देखो ये फॉर्मूला तुम अगर फर्स्ट प्लैनेट के लिए अगर डेवलप करते हो, अच्छा नॉइज आ रहा है, सॉरी पार्षद. देखो ये फॉर्मूला हमको 2 बार यूज करना है, एक बार इस फर्स्ट वाले प्लैनेट के लिए और सेकंड टाइम ये सेकंड वाले प्लैनेट के लिए. तो देखो g1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा बताओ. यहाँ पे हम 4/3 तो उसको ऐसा ही रखेंगे, पाई वैसे ही रखेंगे, g को भी वैसे ही रखेंगे, लेकिन r जो है
R के बदले R1 ओके, R1 into D. G1 आएगा, ठीक है। अभी सेकेंड प्लैनेट के लिए अगर कंस्ट्रक्ट करते हो ये सेम फॉर्मूला, तो G2 क्या बनेगा, देखो 4/3 अगेन 4/3 एज इट इज, G एज इट इज G R2 R2 into D2। RD यस, अभी अगर हम सपोज इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, डायरेक्ट रेशियो, तो क्या होगा, देखो G1 अपॉन G2 विल बी एक्चुअली इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस बोथ ऑफ दिस हियर। सो इसमें क्या है ना कि ये 4/3 पाई जी और 4/3 पाई जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली R1 D1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज R2 into D2, करेक्ट है। अभी इसमें हमको ऑलरेडी दे रखा है कि R2 इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ R1, तो हम यहाँ पे R2 के बदले क्या डालने वाले हैं, 2 टाइम्स ऑफ R1 डालने वाले हैं, और D2 के बदले दिया हुआ है 4 टाइम्स ऑफ D1, तो यहाँ पे D2 के बदले 4 टाइम्स ऑफ D1 डाल देंगे, तो हमको मिलेगा G1 अपॉन G2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू R1 into D1 अपॉन R2 के बदले 2R1, राइट, into D2 के बदले 4D1। yes, and then we can just be able to cancel out this R1 as well as D1, and so we can just get this G1 upon G2 is equal to 1 upon 2 4s are 8. 8. So this 1 upon 8 is actually going to be the final answer. That is going to be the ratio of gravities of both of these planets, okay, whose radii are given and diameter densities are also given. Chalo, theek hai. So let us take the screenshot of this if you want. Yes, then we can just see the next question. ओके, तो इसमें देखो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, yes. See this next question. Okay, the acceleration due to gravity at the surface of Earth is g. Okay, if Earth shrinks to 1/8 of its volume without any change in its mass, then the value of acceleration due to gravity at the surface will be. That is where to find out. Just try it yourself. Yes, आ रहा है किसी का? देखो, acceleration due to gravity at the surface of Earth is given to be g. Okay, if Earth shrinks to 1/8 of its volume without any change in its mass. Okay, तो देखो उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, बट वॉल्यूम जो है वो 1/8 हो गया। अभी सोचो, फिर से हमको वही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, दैट इज g इज इक्वल टू gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ओके, सर यहाँ पे भी हमको पिछली बार जैसा मास का अलग से फॉर्मूला लेना है।
हाँ, मास को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। radius. लेकिन रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है ना कि रेडियस कितने टाइम्स हो गया। ओके, रेडियस 1/8 हो गया ऐसा नहीं बोला है ना। हाँ हाँ, ओके ओके। देखो अभी इसमें क्या है ना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला तुमको पता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4 by 3 By 3 pi r cube. ओके, अभी सोचो कि अगर वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम अगर 1/8 हो गया, तो 4/3 pi r cube minus 1/8. सुनो ठीक है, वॉल्यूम अगर 1/8 हो गया तो रेडियस कितने टाइम्स होगा, ये क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम अगर 1/8 हो गया तो रेडियस कितने टाइम्स होगा। वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस के क्यूब के बराबर होता है, बराबर, क्यूब के बराबर होता है। तो अगर वॉल्यूम जो कि रेडियस का क्यूब है वो अगर 1/8 हो गया तो रेडियस कितने टाइम्स होगा। और 3/8. नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, ये देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हियर। हाँ 4/3 पाई के बारे में भूल जाओ, इट्स अ कांस्टेंट, फॉरगेट अबाउट इट। जस्ट रिमेंबर दैट v इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब ओनली। v एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पाई एंड 4/3 वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होने वाला ही नहीं है। तो अगर वॉल्यूम 1/8 हो रहा है तो उसकी वजह से रेडियस ही कुछ ना कुछ टाइम्स होना चाहिए ना। 24. नहीं, देखो वॉल्यूम अगर 1/8 हो रहा है तो इसका मतलब रेडियस जो है वो सिर्फ 1/2 टाइम्स होना चाहिए, रेडियस 1/2 टाइम्स। क्यों? सर कैसे? क्योंकि 1/2 का क्यूब 1/8 होता है। ओ देखो सीधा सीधी बात है, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। अगर रेडियस डबल हो गया तो बताओ मेरे को क्या होगा वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम कितने टाइम्स होगा। 1/2. नहीं, डबल हो गया ना, बढ़ गया ना वो, ये कम थोड़ी होगा, वो तो वो भी बढ़ेगा ना। 1 by 1 by 16. अरे बढ़ेगा वो, 1/, कैसे होगा वो, बढ़ने वाला है क्योंकि रेडियस डबल हो गया ना। डबल डबल मतलब क्या, 2 गुना ज्यादा हो गया, तो वॉल्यूम का क्या होगा। 16. नहीं, 16. 8 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स। समझो कैसे, क्योंकि रेडियस अगर डबल हो गया तो वॉल्यूम 8 टाइम्स होने वाला है। क्योंकि वॉल्यूम ये जो है ना वो आर के क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, जितने भी टाइम्स रेडियस होगा तो उसके क्यूब टाइम्स वॉल्यूम होने वाला है, क्यूब टाइम्स। अनदर एग्जांपल, अगर समझो रेडियस जो है वो अगर सपोज ट्रिपल हो गया तो वॉल्यूम का क्या होगा पता है, 27 टाइम्स। 27. रेडियस 4 टाइम्स हो गया तो वॉल्यूम कितने टाइम्स होगा, 64 टाइम्स होगा। ये लॉजिक है याद से, ठीक है। अगर सपोज रेडियस 5 टाइम्स हो गया तो वॉल्यूम 125 टाइम्स होगा, एंड सो ऑन लाइक दैट। जितने भी टाइम्स रेडियस होगा उसके क्यूब टाइम्स वॉल्यूम होने वाला है, ये कंपलसरी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो क्या, अगर मान लो एरिया है, एरिया क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस मान लो डबल हो गया तो एरिया का क्या होगा बताओ जल्दी। Sir, 4 होगा. 4 टाइम्स होगा, वो तो समझ सकते हो। अगर रेडियस ट्रिपल हो गया तो एरिया का क्या होगा, 9. 9 टाइम्स। 9. दैट्स इट, जस्ट बिकॉज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर ना, इसलिए। यहाँ पे लेकिन क्यूब है तो क्यूब होने की वजह से क्या होगा, जितने भी टाइम्स रेडियस होगा उसके क्यूब टाइम्स वॉल्यूम होने वाला है, दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम ऑलरेडी 1/8 टाइम्स हो रहा है, 1/8, तो उसका मतलब उसके क्यूब रूट टाइम्स रेडियस होगा कि नहीं, क्यूब रूट टाइम्स। क्योंकि अभी हमको उल्टा करना है, उल्टा मतलब अगर जैसे ऐसा हो गया कि जैसे तुमको पूछा कि वॉल्यूम जो है वो अगर सपोज 1000 टाइम्स हो गया तो बताओ रेडियस कितने टाइम्स होने वाला है। Sir, 10 times. 10 टाइम्स, वेरी गुड वेरी गुड। 10. समझा कैसे, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम जो है वो 1000 टाइम्स हो गया तो रेडियस जो है वो उसका सिर्फ क्यूब रूट टाइम्स होना जरूरी है कि नहीं। तो 1000 का क्यूब रूट कौन होता है 10, इसलिए रेडियस 10 टाइम्स हो जाएगा। सेम वही अपने हमने यहाँ पे किया है, देखो वॉल्यूम इज गिवन टू बिकम 1/8, राइट। सो 1/8 का क्यूब रूट कौन है 1/2 है, तो इसलिए रेडियस कितना टाइम्स होने वाला है 1/2 टाइम्स होने वाला है। ओके 1 by 2. हाँ, ये बात समझ में आई। अभी अभी इसको यूज करो यहाँ पे इसके अंदर, और मास यहाँ पे कांस्टेंट है, हाँ याद रखो ठीक से, मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि मास इज रिमेनिंग कांस्टेंट, अर्थ इज श्रिंक,
ठीक है। श्रिंक का मतलब क्या होता है, उसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके उसको वॉल्यूम जो उसका है 1/8 बना दिया, जिसके कारण उसका रेडियस जो है वो आधा हो गया। अभी रेडियस अगर आधा होगा तो आर स्क्वायर का क्या होगा बताओ? रेडियस आधा 1/4 बराबर 1/4 टाइम्स होगा। लेकिन वो भूलो मत कि ये रेडियस स्क्वायर जो है ना वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में नीचे है। तो डिनोमिनेटर अगर 1/4 हो गया तो ये जो है जी वो कितने टाइम्स होगा फिर? जरूर 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/2 4 टाइम्स है कि नहीं? क्योंकि रेडियस स्क्वायर जो है वो 1/4 हो गया, ये पूरा जो है डिनोमिनेटर का जो क्वांटिटी है वो 1/4 हो गया, तो उसकी वजह से जी का क्या हो गया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है ना यहाँ पे, इनवर्सली। तो इनवर्स डिपेंड करने की वजह से वो ये अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर विल बी 4 टाइम्स ऑफ जी, मतलब उसका एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है फाइनली तो वो 4g के बराबर होगा, क्योंकि ऑलरेडी जी तो है ही ना ऑलरेडी, तो इसलिए अगर वो 4 टाइम्स होता है तो वो 4g हो जाएगा। दैट्स इट। समझा? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी। क्या किया हमने? वॉल्यूम के बारे में बताया था कि वॉल्यूम बिकम्स 1/8, तो हमने उससे रेडियस के बारे में कंक्लूड किया, रेडियस मस्ट बिकम 1/2 टाइम्स, ठीक है। तो रेडियस मस्ट बिकम 1/2 टाइम्स, बट रेडियस स्क्वायर यहाँ पे है तो रेडियस स्क्वायर विल बिकम 1/4 टाइम्स, एंड सिंस डिनोमिनेटर बिकम्स 1/4 टाइम्स सो द फ्रैक्शन विल बिकम 4 टाइम्स। ओके, सो द फ्रैक्शन विल बी, मतलब जी जो है वो 4g के बराबर बन जाएगा। दैट विल बी द आंसर। So actually the answer will be 4g, which is there in the option C here, the 3. स्क्रीनशॉट लेना है सर, क्या क्या? स्क्रीनशॉट लेना है सर, नहीं समझा नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है सर। अच्छा अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके ओके, एक मिनट। हाँ ले लो। ओके सर। Yes, now just read this next question. That is, g is the acceleration due to gravity on the surface of Earth with radius r. Then the height at which the acceleration due to gravity reduces to g/2 is, okay. That means we want to find out the height at which the acceleration due to gravity will become g/2, where g is the acceleration due to gravity on the surface of Earth. Okay, see here, suppose this is the acceleration due to gravity on the surface of Earth, g here, okay, and the radius of Earth is r here, okay. And now we have to go up in such a way, at such a height, that the acceleration due to gravity at this point here will be actually g/2. That is we want here. तो मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होगा h हाइट पे वो कितना होना चाहिए? g/2 इतना होना चाहिए, लेकिन वो होता कितना है? gh के लिए हमने उसको डिनोट किया हुआ है, याद है लास्ट टाइम जो डेरिवेशन हमने किया था उसके अंदर उसको हमने gh से डिनोट किया था, ठीक है। अभी g और gh इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मुझे कौन बताएगा? सर r+h। पूरा इक्वेशन बताओ, पूरा रिलेशनशिप gh और g के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सर g into r square upon r plus h r+h होल स्क्वायर। gh इज इक्वल टू होता क्या है? g g is equal to r square अपॉन r प्लस rh होल स्क्वायर। बराबर है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन gh एंड g एक्चुअली। तो अभी अगर ये इसको हम यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो gh के बदले क्या डालना है हमको? g/2 डालना है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा g/2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू g इंटू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, करेक्ट है, जिसमें से g कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, देखो, ओके। और हमको मिलेगा क्या? सिंपली 1/2 इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ओके।
अभी क्या करेंगे, इसको अगर उल्टा कर दो, ठीक है, दोनों तरफ उल्टा कर दो तो यहाँ पे आ RH जाएगा 2 और इस तरफ आएगा r प्लस 2r square. Replace with the whole square upon r square. अभी क्या करना है, अभी एक्सपेंड वगैरह मत कर बैठो, ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज मत करो, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, दैट विल बी इजी। ओके, तो अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा √2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे Square root of r plus h upon r square. simply, and R. then we can just cross multiply here and take this as √2 into r is equal to r plus h simply, but we want to find out h, right? So just transfer this r in this side so that we get this √2r minus Minus r is equals to h. h will be actually, r can be taken common and we'll be left with this √2 minus 1 which is going to be equal Upon to, into r. that is h. Sir, r R, right. So height at which the required height here will be actually √2 minus 1 into r. We can just put the value of √2 here, but let us check the answer if there is option in this form, then that will be our correct answer, which is going to be there in 4. Okay, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वहां पे हमको ये मिल रहा है √2 minus 1 into r. So this should be the correct option. Yes. Okay, if you want you can just take the screenshot. Yes, let's see the next one. Yes. Just read the question. The orbital speed of a Earth satellite near the surface of Earth is 7 kilometer per second. Okay. And the radius of orbit is 4 times the radius of the Earth. Then orbital speed would be, okay. अभी ऑर्बिटल स्पीड का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसके बारे में हमने कल बात की थी. द वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, देखो सपोज ये अर्थ है, ये सेंटर है उसका और ये रेडियस है, ठीक है. तो ये जो 7 किलोमीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ है वो क्या है, एक्चुअली इट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. मतलब अगर कोई सैटेलाइट बहुत क्लोज है, इस तरह से अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है, तो उसका ऑर्बिटल स्पीड कितना दिया हुआ है, vc, दैट इज गिवन टू बी 7 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, ये उसका ऑर्बिटल स्पीड है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है. और हमको निकालना क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ देन द ऑर्बिटल स्पीड वुड बी. तो मतलब यहाँ पे दूसरा एक सैटेलाइट है तो जिसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब वो 4r हो गया, ठीक है. तो ऐसे सैटेलाइट का क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज vc डैश, वी वांट टू फाइंड आउट. ओके, तो अभी देखो इस सैटेलाइट के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, बताओ. ये जो 7 किलोमीटर पर सेकेंड जिसका सैटेलाइट vc है, √gm by r plus h. r plus h, राइट. ओके, बट अभी अगर इस फर्स्ट वाले सैटेलाइट के बारे में अगर बात करते हैं तो हम देख सकते हैं h 0 है उसका, h is going to be very small. अरे तुझी सून तिथे आहे खेळातली, तुझ्या लक्षात कसं नाही, आता तिथे तिच्याकडे लक्ष देणार आहे आपण. शेवटी कपडे काढायला धावत झाली, तिला काही गरज नव्हती. बॅकग्राऊंड नॉइज बंद करो. आधी कशी म्हणणार आहे की तिथे माझ्या भागे धावत येते, काम करू लागत नाही, तिथे लेकीच्या घरी पण धावत गेली. शायद आपका माइक ऑन है. तुमचा विचार. ओके, देखो यहाँ पे vc जो है, vc इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ है, और वो सैटेलाइट के बारे में बताया है कि इट इज वेरी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ. तो जो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के करीब घूम रहा है तो उसका मतलब उसका जो हाइट है तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि r plus h will be approximately same as r. अभी क्लोज टू अर्थ सरफेस हाइट 0
इसका मतलब एक्चुअली जीरो नहीं है। एक्चुअली हाइट जीरो का मतलब क्या होता है, वो 100-200 किलोमीटर, ठीक है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का रेडियस ही इतना बड़ा है, तो उसके सामने ये 100-200 किलोमीटर मतलब कुछ भी नहीं होता है उसके सामने। कल जैसे बताया था ना मैंने कि 100-200 किलोमीटर मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए उस केस में हम यहाँ पे r प्लस एच को डायरेक्टली कैपिटल R कंसिडर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा, तो हमको मिलेगा VC के बदले हम डाल सकते हैं 7, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ GM अपॉन इस R प्लस एच के बदले क्या आएगा, सिंपली R, ये आ जाएगा, ठीक है। सो गिव दिस इक्वेशन नंबर एज 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। Now if we just apply the same formula for this satellite here, for the second satellite we can say, तो क्या होगा उसमें, VC dash जो है तो वो हमको मिल जाएगा VC dash which is going to be equal to root of, here GM is just kept as it is, and what will be in the denominator, 4R. sir. yes, हाँ बोलो, Sir, can you stop sharing your screen because I can't see your screen. मतलब जो आप लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। सॉरी मैंने करना चाहिए था, It's okay. ओके फिर से सुनो। अभी सबसे पहले हमने क्या किया, हमको VC दिया हुआ था जो कि 7 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर दिया हुआ था, मतलब, और वो कौन से सैटेलाइट के लिए, जो अर्थ के बहुत करीब घूम रहा है, तो ऐसे सैटेलाइट के लिए हमको क्रिटिकल वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है। और दूसरा एक सैटेलाइट जो कि जिसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट 4r है, मतलब उसका सेंटर से डिस्टेंस 4r है, भूलो मत, यहाँ पे सेंटर से उसका डिस्टेंस 4r दिया हुआ है, तो ऐसे सैटेलाइट का क्रिटिकल वेलोसिटी हमको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये VC वाला फॉर्मूला रिकॉल किया, VC इज इक्वल टू रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस एच, ये होता है, ठीक है। अभी ये सैटेलाइट के लिए अगर हम देखेंगे ठीक से, फॉर द फर्स्ट सैटेलाइट, तो यहाँ पे R प्लस एच जो है वो R दिया हुआ है, और VC जो है वो 7 दिया हुआ है, तो इसलिए फिर यहाँ पे VC के बदले 7 डाल दिया और R प्लस एच के बदले R डाल दिया, क्योंकि वो सैटेलाइट बहुत करीब घूम रहा है, तो उसका जो ऑर्बिट का रेडियस है वो ऑलमोस्ट अर्थ के रेडियस के बराबर ही है, तो इसलिए हमने R प्लस एच के बदले R डाल के ये फॉर्मूला तैयार किया, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अभी सेकंड सैटेलाइट के बारे में अगर बात करेंगे, देखो ठीक से, तो उसमें फिर से वही फॉर्मूला हमको यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इसमें VC के बदले क्या रखना है, वो तो हमको VC डैश वो तो निकालना है, ठीक है, वी डोंट नो हाउ मच इट इज, बट रेडियस के बारे में, उसके बारे में दिया हुआ है कि उसका जो ऑर्बिट का जो रेडियस है 4 टाइम्स ऑफ, हाँ, अर्थ का रेडियस है, यस बोलो, 4R plus H. देखो ठीक से समझो अभी इसमें कि उसका ऑर्बिट का रेडियस 4r दिया हुआ है, राइट, तो उसके अंदर हाइट भी इंक्लूडेड है और अर्थ का रेडियस भी इंक्लूडेड है, तो R So प्लस sir, it will be 4R only. हाँ, तो R प्लस एच हमको सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है, तो वो डायरेक्टली 4r ही हो गया, क्योंकि ऑर्बिट का रेडियस बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हाइट नहीं बोला है। अगर बोला रहता कि हाइट इज 4r, तो उस केस में हम यहाँ पे h के बदले 4r डाल देते थे, तो वो 5r हो जाता, ठीक है, बट उन्होंने ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है। अगर तुमको चाहिए तो मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो, पढ़ो एक बार ठीक से, एक वर्ड का भी मिस्टेक हो गया तो अभी पूरा क्वेश्चन आंसर रॉन्ग आने के चांसेस होते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। अभी उसका मतलब क्या होता है, ऑर्बिट का रेडियस 4 टाइम्स r है ना, तो इसका मतलब हाइट 4r नहीं है, तो वो जो ऑर्बिट का रेडियस है तो वो एक्चुअली उसके अंदर अर्थ का रेडियस भी आ जाता है और हाइट भी आ जाता है, वो दोनों मिला के 4r दिया हुआ है, तो इसलिए इस r प्लस एच के बदले 4r आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको अगर हम सपोज इक्वेशन नंबर 2 देके रख देंगे, तो अभी हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस दिस हियर इन दिस, इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ, सिर्फ 4 एक्स्ट्रा है कि नहीं उधर यहाँ पे, तो हमको ये पता है कि रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है, बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, so you can just take this root of 4 2 and take it out and express it as v dash is equal to 1 by 2 times of root gm upon r, correct है, but what is this root gm upon r here, that is given to be 7, Sir, yes sir. तो vc dash फिर क्या होगा एक्चुअली 1 by 2 times of 7 and 1 by 2 times of 7 मतलब कितना 3.5 kilometer per second, which is actually going to be the final answer, okay. 3 point. Just take the screenshot of this also.
मतलब सर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो दिया हुआ है वो विजुअलाइज करना है प्रॉपर, उसका डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, कंपलसरी बनाना है। भले डायग्राम कोई चेक नहीं करने वाला है, लेकिन तुमको खुद खुद को वो प्रैक्टिकली समझने के लिए वो इजी होगा अगर डायग्राम बनाएंगे तो। सर एंट्रेंस एग्जाम में सर 1 मिनट में सर हो जाएगा सर, मतलब पूरा ऐसे हाँ वो अभी actually- JEE में वगैरह सर। हाँ, अभी देखो हम अभी सीख रहे हैं बराबर, तो इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा टाइम लग रहा है। एक्चुअली ये सब चीजें जो है ना वो हमको ओरली करना होता है एग्जाम के अंदर, उसके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही वो पूरा सब हो जाता है। देखो एक तुम ट्राई करो कि ऐसा इमेजिन करो कि ये जो है ये स्टेप मैंने 1 सेकंड में या 1-2 सेकंड में बनाया, ठीक है, अंडरस्टैंड करके। और ये जो है ये वाला जो स्टेप है वो मैंने विजुअलाइज किया यहाँ पे, और ये 4 को डायरेक्ट मेंटली ओरली मैंने स्क्वायर रूट साइन के बाहर लिया 1/2, और ये जो है इसके बदले मैंने मेंटली ये 7 सब्स्टिट्यूट किया और डायरेक्ट 3.5 किलोमीटर पर सेकंड आंसर डायरेक्ट ओरली निकाल लिया। दैट इज पॉसिबल बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिस उसके लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल। यस सर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा 7 तो बज गए वैसे, चलो एक एक क्वेश्चन करके फिर स्टॉप करेंगे। सर हम जो हमारे ऐप के जो क्वेश्चंस है बस वो करके ही मतलब प्रैक्टिस हो सकता है ना, बस वो करने के बाद भी? नहीं, मैं एक्चुअली तुमको और क्वेश्चंस देने वाला हूँ। लास्ट वीक में तो नहीं दिए, अभी ये आज आपका मैथ्स का जो हुआ और फिजिक्स का भी जो हो रहा है, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ ऐप के अंदर। हाँ उतने करेंगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ये तो सर मतलब कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है ना? नहीं वैसे जरूरत तो नहीं है, बट यू कैन जस्ट हैव इट, अगर चाहिए तो रेफर कर भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, so let us take this next question here. Yes, read the question carefully. The escape velocity from the earth is 11 kilometer per second. Okay, then the escape velocity from a planet having twice the radius and same density as that of the earth is. Okay, तो देखो अर्थ का escape velocity दिया हुआ है और दूसरे प्लेनेट का हमको ढूंढ के निकालना है। सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज अनदर प्लेनेट। ओके, तो इसका escape velocity जो है अर्थ का, तो उसको हम VE से डिनोट करेंगे या V1 से डिनोट करेंगे, जो कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और दूसरे प्लेनेट का जो है वो हमको निकालना है। लेट अस टेक इट एज V2 व्हिच इज टू बी फाउंड आउट। ओके, एंड हियर दूसरे प्लेनेट के बारे में क्या बताया है कि हैविंग ट्वाइस द रेडियस। ओके, इसका मतलब इस प्लेनेट का जो रेडियस है उसको हम R2 बोल सकते हैं, इस अर्थ का जो रेडियस है उसको R1 बोल सकते हैं, और इट इज गिवन दैट R2 इज इक्वल टू 2R1। ओके, एंड सेम डेंसिटी, इसका मतलब D जो है उसका दोनों का सेम ही है, नो डाउट, ठीक है। Yes, now we should know the formula for escape velocity. What is it? Escape velocity is equal to under 2g/r. Correct. Okay. And capital R, हाँ, R plus H नहीं, capital R only. लो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो M जो है मास के बारे में कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, है कि नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मास का फॉर्मूला। मास इक्वल टू क्या होता है? Density into volume. तो सॉरी सर, mg। नहीं, मास का फॉर्मूला अभी जो हमने किया था ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वही यूज करना है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो लेकिन वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का वॉल्यूम हमको पता है 4/3 पाई r³ के बराबर होता है, और इनटू डेंसिटी एज इट इज। अब ये वैल्यू मास का यहाँ पे हमको रखना है, ठीक है, जिससे हमको escape velocity का और एक दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि इस तरह से होगा कुछ, VE इज इक्वल टू
root of 2 times of G into capital M, where capital M is the mass of the planet, which is going to be 4/3 pi r cube r cube into D. into Okay. D. And that is to be divided by R as it is. Okay. So this R will just get cancelled once, and R square will be left right here, and we'll be left with this VE to be simply equal to root of 2 4s are 8 into 8 by 3 into pi into G into R square into D. Correct है? Check. Yes, sir. ओके अभी इसमें देखो, अगर ये फॉर्मूला हमने 2 बार यूज किया, ये एक बार प्लेनेट के अर्थ के लिए और सेकंड टाइम प्लेनेट के लिए, तो देखो क्या होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर V1 जो अर्थ के लिए यूज किया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा V1 इज इक्वल टू यस रूट ऑफ 8/3 into pi G into R1 square. Okay, this is R1 square into D. Okay, and V2 के लिए क्या बनेगा देखो ठीक से, V2 is equal to 8/3 again pi G R2 square into D again. Correct है? And if we just take the ratio of this V1 and V2 here, then the square root will get combined. Okay, and in the numerator we can have this 8/3 pi G R1 square into D upon, again it is 8/3 pi G R2 square into D here. So that is pi rho G, and this 8/3 cancel, this D cancel, and R1 का square का square root क्या होता है? Simply R1, and R2 square का square root again simply R2 only. R2. Since it is given that R2 is equal to 2 times of R1, so we can just get that this R2 के बदले 2 times of R1 डाल दो, तो हमको मिलेगा V1 upon V2 is equal to R1 upon 2 times of R1, and hence R1 gets cancelled, upon V2 equal to 1/2. इसका मतलब होगा 11 upon V2 is equal to 1/2, मतलब V2 is equal to 22 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो उस प्लैनेट का हमको इसके वेलोसिटी मिल गया। लेकिन अभी फिर से एक बार एक चेक करो कि हमको ये सब करने की जरूरत एक्चुअली थी क्या, क्योंकि देखो अगर हम इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके अंदर आर स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर रूट के अंदर प्रेजेंट है, बराबर, तो उसको तो हम यहाँ पे ही बाहर ले सकते थे। तो इसमें से हमको मिलेगा इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर आ गया और आर, और अंदर में क्या बचेगा, सिंपली देखो 8/3 इंटू पाई इंटू जी इंटू डी। अभी देखो ये जो चार चीजें हैं 8/3 पाई जी डी, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स है ना। ये दोनों प्लैनेट्स के बारे में बोला है कि वो कॉन्स्टेंट्स है, क्योंकि डेंसिटी ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, दोनों का सेम दिया हुआ है, और ये सब तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट होते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल नहीं सकते कि VE जो है वो सिंपली R के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा? जरूर। ओके ओके, Video is closed. मोबाइल एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया। चलो ठीक है, लेट अस स्टॉप हियर, लेट अस कंटिन्यू द सेम क्वेश्चन टुमारो नेक्स्ट लेक्चर। ओके चलो।